लोग किसी जगह टिक कर अपने आप को स्किल्ड नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं शॉर्टकट्स लें और शॉर्टकट्स के थ्रू जो है हमें बस तरक्की मिलती जाए। करने वाला जो है ना वो बगैर डिग्री के भी कर रहा है और डिग्री के साथ भी नहीं लोग कर पा रहे। अब तो इतना टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो चुकी है कि आप एक दिन में आप एक अगर सॉफ्टवेयर चलाना सीखते हैं तो उसका अपडेटेड वर्जन नेक्स्ट डे आया हुआ है, ठीक है। लिंक्डइन का ज़माना है, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बेसिकली लोग लिंक्डइन को यूज़ कर रहे होते हैं और उस पर वो उसको और अच्छे तरीके से वहाँ पे सर्च करे तो मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है। जॉब्स तो मैं कहती हूँ बेतहाशा हैं। एक पोजीशन है जिसपे मैं कह रही हूँ मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उस पर मुझे आर्मी ब्रिगेडियर अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं उस पर मुझे जो है वो बिल्कुल मैट्रिक के बच्चे अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक यंग ग्रेजुएट है, MBA किया उसने, अब आपके पास इंटरव्यू देने आता है, आपके सर्टेन स्किल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं विच ही डजंट नो, लेकिन वो यूट्यूब पे रिसर्च करता है, HR के सॉफ्टवेयर समझता है, पढ़ लेता है, CV में भी लिख देता है कि जी मैंने यूट्यूब से पढ़े। तो वुड यू कंसिडर इट एज इज एक्सपीरियंस? पाकिस्तान में लेट सिटिंग बहुत कॉमन है, क्या HR इसमें मुलव्वस होती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहरुख कारोबार वाला और आज दोबारा आपके साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, जो कि आज वेलकम करते हैं हम इनको अपने पॉडकास्ट में, जो कि है शाहरुख कारोबार वाला पॉडकास्ट। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जिस माशरे में रहते हैं ना, वहाँ हर किसी को मैं देखता हूँ वो नौकरी ढूंढ रहा होता है। अच्छा, मैं कभी परेशान होता हूँ कि नौकरी ढूंढ रहे हो भैया, तुम्हारे पास जो है अच्छी तालीम है, कोई डिग्री है, तो वो डिग्री भी दिखा देता है कि जी मैंने देखें बैचलर्स किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने PhD किया हुआ है, एंड स्टिल आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे मुल्क में शायद नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, मीनवाइल जब मैं दूसरी साइड पर जाता हूँ, यानी बिजनेस ओनर्स के पास, कंपनीज के पास बात करने के लिए, तो उनका पेन पॉइंट, सबसे बड़ा पेन पॉइंट अगर मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें कोई अच्छा ढंग का एम्प्लॉय नहीं मिलता काम करने के लिए। मैं जब उनको कहता हूँ कि मार्केट में लोग हैं, डिग्रीज वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, तो वो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो कहते हैं हमें मिल नहीं रहा कोई बंदा, तो मुझे समझ नहीं आता। तो एक ऐसा लगता है एक गैप क्रिएट हो गया है जिसमें जो एम्प्लॉय जिसको जॉब चाहिए वो डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको एम्प्लॉयर नहीं मिल रहे, और एम्प्लॉयर जिनको अच्छे लोग चाहिए, अच्छी रिसोर्सेज चाहिए, वो हेड हंटिंग करके परेशान है, लेकिन उनको लोग नहीं मिल रहे। तो इसी टॉपिक से आज जो है हमने एक गेस्ट को बुलाया है जो कि HR के अंदर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, हिरा फैज़ उनका नाम है। उनकी ज़्यादातर जो है वो मेडिकल साइड पे HR के अंदर खिदमात हैं और एक वेल नोन कंपनी के साथ भी एसोसिएट हैं इस वक्त। तो आज हम हिरा से यही बात करेंगे कि मसला क्या है, कि क्या ऐसा ब्रिज कहाँ वो मिसिंग है जहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉई को मिलाया जाए और हम उसको कुछ प्रोडक्टिव वे में लेके जा सकें। तो आप लोगों का ना इंतजार करवाते हुए आई जस्ट वेलकम माय गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मीरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे टॉपिक की बात हो गई, तो अब जो है स्ट्रेट उस पर ही आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट टॉपिक से आने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे रही बीइंग एन HR इंडस्ट्री एक्सपर्ट। बेसिकली मैं HR से बिलोंग नहीं करती थी। आई एम एक्चुअली आई फिजिशियन ऑप्टोमेट्रिस्ट। मैंने इसरा यूनिवर्सिटी से BS किया है विजन साइंसेज में। विजन साइंसेज, एंड मैंने 3 साल एक हॉस्पिटल के साथ काम किया है एज एन आई फिजिशियन। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और आगे ग्रो करना चाहिए, तो मैंने अपनी फील्ड को एक्सप्लोर किया, लेकिन उसमें मुझे कोई सच पाकिस्तान में कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई। अब्रॉड में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त इंटरेस्ट नहीं है, उस साइड पे जाने का भी अभी नहीं है। तो मुझे एक बिज़नेस साइड पे आने का भी शौक़ था कि मुझे इस साइड पे आना है। तो शुरू से था कि कुछ हो जो BBA नहीं है तो कुछ ऐसा हो जो बिज़नेस से रिलेट कर रहा हो। तो अपनी ही फील्ड में रहते हुए मैंने मेडिकल को ही परस्यू करते हुए साथ मैंने MBA को चूज़ किया। तो मेरा MBA फिर मेडिकल हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में था, जो कि मैंने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया, और साथ साथ मैंने जॉब भी की एज अ आई फिजिशियन। और जब वो जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर मुझे एक MNC से कॉल आ गई HR में। तो
मीनवाइल वो एक्सप्लोर हो रहा था साथ साथ के, जब MBA हो रहा था किस फील्ड की तरफ जाना है, तो माइंड बन रहा था कि हाँ एक HR मेरी फील्ड हो सकती है। तो जैसे जैसे फिर टाइम गुजरा, फिर मुझे कॉल आ गई, फिर मैंने वहाँ जाके, क्योंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट को उस वक्त नहीं पता होता कि कौन सा करियर चूज़ करना है, तो मैंने फिर जब वहाँ पर जाके काम किया तो मुझे और अंदाज़ा हुआ कि हाँ मैं यहाँ पर जो है वो एक्सेल कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्किल्स, मेरी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो और अच्छे से इन्हांस हो रही हैं और मैं अपने आप को ग्रो करता हुआ दिख सकती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पर डिसाइड किया कि उस वक्त काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं अभी तो करियर स्टार्ट है, आप मार्केटिंग में चली जाएँ, सेल्स में चली जाएँ, या कहीं और चली जाएँ। तो मैंने कहा फिर, लेकिन मैं खुद भी एक दफ़ा हो गई कन्फ्यूज़ड, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने कहा नहीं, थोड़ा सही लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करके, लेकिन रहना इसी जगह पर है, क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ पर अच्छे से देख सकती हूँ इन फ्यूचर। तो फिर मैंने परस्यू किया, उसके बाद फिर मैंने एक कंपनी, उसी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट डील किया, फिर मुझे एक फार्मा कंपनी से कॉल आ गई, और इसी तरह फिर मैंने एक स्टार्टअप कंपनी के साथ काम भी किया है। और अभी अगेन मुझे जिस MNC ने पहले कॉल की थी, उन्होंने दोबारा मुझे कॉल की है फॉर द सेम प्रोजेक्ट, बिकॉज उनको लगा कि मैंने जो है वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल किया था। एंड आपने बताया कि उस प्रोजेक्ट में अवार्ड भी मिला है। बिल्कुल जी, मुझे अवार्ड मिला, सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है। अच्छा, आपने अपने डाइवर्स करियर के अंदर बहुत सारी हायरिंग की होंगी, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है हायरिंग करने में? क्या बंदे नहीं है पाकिस्तान में? बंदे हैं। पहली बात तो मुझे ये नज़र आती है, लोग पढ़ना जानते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस करना नहीं जानते। देखिए पढ़ाई बहुत डिफरेंट है प्रैक्टिकल लाइफ से। किताबों में लिखा सब पढ़ लेते हैं, इवन दो कि आप एक बच्चे को भी दे दें तो वो पढ़ लेगा भी, पढ़ना आसान है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, और आप उसको किस तरह से करते हैं वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि लोग किसी जगह टिक कर अपने आप को स्किल्ड नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं शॉर्टकट्स लें, और शॉर्टकट्स के थ्रू जो है हमें बस तरक्की मिलती जाए। तरक्की मिल तो जाती है, लेकिन एक टाइम आता है फिर आपको लगता है कि ये काफ़ी नहीं है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ। तो वो आप फिर वो एक टाइम वहाँ पे सैचुरेशन आ जाती है। फिर वो सैचुरेशन जो है ना, वहाँ पर फिर आप स्किल्ड तो नहीं होते, बट अपनी जगह पर बस एक पक्के हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अपने आप को, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनके पास डिग्रीज नहीं है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस स्टार्ट करके बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कारोबार चला रहे हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत पढ़ने के बावजूद अच्छी जॉब्स नहीं सिक्योर कर पा रहे। तो मसला सारा ये है कि करने वाला जो है ना वो बगैर डिग्री के भी कर रहा है और डिग्री के साथ भी नहीं लोग कर पा रहे। तो डिफरेंस तो कहीं ना कहीं, गैप तो कहीं ना कहीं आ रहा है। वो यही आ रहा है कि करने वाले करना नहीं चाह रहे। मैंने लास्ट कंपनी में बहुत लाइक हायरिंग्स करनी थी मुझे, तो मेरा ख्याल है रमज़ान में मैंने कोई 300-400 कॉल्स किए हैं कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट्स आते नहीं थे, हाँ कर देते थे और आते नहीं थे, और बस और फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता था। तो मुझे लगा, मैं कहती थी मेरे पास जॉब है, मतलब एक अच्छी, इस ज़माने में अगर आपको एक अच्छी 50,000 की जॉब मिल रही है तो एक स्टार्ट से, तो मैं कहती हूँ बहुत बेहतर है। लेकिन वो आना नहीं चाहते थे, या मुझे लगता था वो आना नहीं चाहते हैं, या मुझे लगता था कि वो चाहते हैं कि हमें, वो उनकी डिमांड हम मीट नहीं कर पा रहे थे। तो यानी व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग एज अ फ्रेश ग्रेजुएट बता रही हैं आप? एज अ फ्रेश ग्रेजुएट भी, और अगर आप चलें आप अभी देखें, अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी स्टिल मैं एक ग्रोइंग स्टेज पे हूं, क्योंकि हर बंदा स्टेज के साथ साथ ग्रो करता है, सीखता है। अब मैंने अगर बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था HR को, तो मैंने फाइलिंग का काम किया था, कुछ नहीं किया था, पेपर्स फाइल में लगाने थे। अब वही काम मैं दूसरों को सिखा रही हूँ, तो मुझे आता है तो मैं सिखा रही हूँ ना। तो जब तक मैं करूँगी नहीं तो मुझे आएगा कैसे? यही बात है कि कोई बैठ कर वहाँ पे सीखना ही नहीं चाह रहा, तो हम वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं आगे जाकर 1 लाख की डिमांड कर सकता हूँ? मतलब एक बंदा 50,000 की नौकरी नहीं करना चाह रहा, तो वो डिमांड 1 लाख ही कर रहा है, लेकिन वो अपने स्किल्स ही दिखा नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि वो कैसा है, मैं उस पर रिस्क तो ले लूँ, मैं उसको बुला भी लूँ, मेरी एक सोर्स भी आ जाएगी, मेरा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और मुझे काम भी नहीं देगा। तो ये तो एक वो हो जाता है कि रिस्क ले रही हूँ मैं। तो इसी तरह कैंडिडेट को भी समझना चाहिए
कि सही है, आपकी डिमांड्स होती हैं, वो आपकी तब होती हैं जब आपको पता होता है कि हाँ मैं इतना स्किल्ड हूँ और मेरा काम बोलता है। और ये कैसे सामने वाले को पता चलेगा? जब तक आप उसका काम नहीं करेंगे। जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली उसको पता चलेगा। तो वो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, मैंने देखे हैं, बहुत कैंडिडेट जो हैं वो विद इन 3 months ग्रो करते हैं, उनकी पोजीशंस हाई हो जाती हैं, उनको इंक्रीमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी काम दिखता है। जब काम नहीं दिखेगा तो फिर आपको इस तरह के जो है बेनिफिट्स कैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपने शुरू में मुझे बताया कि एजुकेशन तो होती है लेकिन दे आर नॉट स्किल्ड। तो बीइंग अ ले मैन, अगर एक स्टूडेंट के जाविये से मैं देखता हूँ और समझता हूँ, तो वो तो ये समझता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, 4 साल की डिग्री प्रोग्राम कर लूँगा, उसके बाद 2 साल का MBA भी कर लूँगा, तो इसका मतलब मुझे उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर स्किल्ड ऑलरेडी शामिल होने चाहिए। तो मैं अब स्किल के लिए अलग क्यों कहीं दुकान पे जाऊँगा? तो मुझे एक ही यूनिवर्सिटी से मिल जाए सब चीज़ें। तो अब जब वो कर लेता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी शायद कहीं ना कहीं ऊपर पर चला जाता है कि अब वो चाह रहा होता है, अच्छा आई वेस्टेड 18 years ऑफ माई लाइफ इन एन एजुकेशन, नाउ आई वांट समथिंग टू अर्न आउट ऑफ इट, मैं कुछ पैसे बनाना चाहता हूँ। तो अब आप अगर कहती हैं कि उसको स्किल सीखना है, या कोई भी मार्केट एक्सपर्ट उसको कहता है कि स्किल सीखो, तो बोलता है अच्छा जो मैंने 18 साल ज़ाया किए वो इसका मजा ज़ाया कर दिए। तो इसका नहीं, सही बात कह रहे हैं आप। मैं भी यही कहूँगी कि मैंने 18 साल की एजुकेशन ले ली है, तो मैं अब जो है मुझे तो अच्छी सी कोई नौकरी मिल जानी चाहिए, मेरे पास उससे स्किल्स हैं। लेकिन जिस एरा में हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी है, और अब तो इतना टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो चुकी है कि आप एक दिन में आप एक अगर सॉफ्टवेयर चलाना सीखते हैं तो उसका अपडेटेड वर्जन नेक्स्ट डे आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को उस स्पीड के साथ नहीं आगे चलाएंगे और उस एरा के साथ मैच नहीं करेंगे, तो आप हमेशा एक लूप होल में फंसे हुए रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं शायद उतने कंप्यूटर स्किल्स मुझे ना आते हों, मैं बेसिक जो मेरे काम के टूल्स हैं वो मुझे आते हैं। लेकिन अगर मैं आजकल के जो इस तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स हो गए या ऐसे जिसमें फ्रीलांस करके घर बैठे अर्न कर सकती हूँ, मुझे नहीं आते उस तरह से। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन उन चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम कर रही है और फ्रीलांस से बहुत अच्छा अर्न कर रही है। तो अगर वो चीज़ आपकी पढ़ाई के साथ ऐड ऑन हो जाती है, बहुत सारी कंपनीज डिमांड भी करती हैं कि अगर आपको ये सब आता है, आपकी पढ़ाई के साथ अगर आपको ये टूल्स भी यूज़ करना आते हैं, तो आपकी CV और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर आज की यंग जनरेशन उसको अपने हाथों में ले लेती है और उसको सीख लेती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर उनको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। तो ना आना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो उससे आपका ही फ़ायदा हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं मैंने पढ़ लिया, पढ़ाई तो एक वो बेसिक थी, आपकी फील्ड से रिलेटेड थी। तो जब आपको किसी जगह पर रहकर 100% सीखना होता है या 100% देना होता है, तो आपको 4 और चीज़ें सीखनी होती हैं जो आपको शायद किताबों में ना पढ़ाई गई हों। जब तक वो नहीं आएंगी, और वो अगर आपका पैशन है, अगर मैं कहूँ कि मेरा HR में रहना पैशन है और मैं HR में मुझे जो चीज़ें मैंने शायद अपने MBA में ना पढ़ी हूँ, अगर मैं अब सीख लूँ या उसके कोई कोर्स कर लूँ या कोई ऐसा सर्टिफिकेशन ले लूँ, तो मुझे वो जितना बेनिफिशियल होगा वो मुझे और इन्हांस करेगा, अच्छी जॉब सिक्योर करने में भी, पोजीशन सिक्योर करने में भी और आगे बढ़ने में भी। मेरे स्किल्स को इन्हांस करेगा, मैं आगे लोगों को 4 बातें बता भी सकती हूँ, अभी मुझे वो बातें शायद पता ना हो। तो इस तरह से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ये ही टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बाहर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से आती हैं। अगर आपने कभी अब्रॉड के बच्चों को देखा हो, हम क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। वो पढ़ाई को शायद करते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से कमाते हैं, उनका दिमाग इन चीज़ों में ज़्यादा चलता है। खैर, हमारी पाकिस्तान में कुछ कम नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान जितना जीनियस है उससे ज़्यादा जीनियस कोई भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी में तो और बेहतरीन है। तो आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं। जितना मैं कहती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर यंग जनरेशन अच्छा बना लेती है, उतना तो एक्सपीरियंस भी नहीं बना पा रहे होते हैं, और वही सबसे ज़्यादा फ्रीलांस में काम। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई अपने स्किल्स को इस तरह से इन्हांस करने के बाद जो है वो फ्रीलांस से बहुत अच्छा अर्न कर रहा होता है और अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट कर रहा होता है। हमारे टाइम पे हम तो बस कहते थे बस पढ़ना है, ये वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर जॉब मिलेगी तो फिर देखेंगे। लेकिन अब के बच्चे तो अपनी एजुकेशन खुद सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं अभी से, यंग जनरेशन में। अच्छा, आपने कहा कि ये पाकिस्तानी बच्चे जो हैं जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, दे आर क्वाइट जीनियस। तो ये जीनियस जब जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ये इंटरव्यू देने क्यों नहीं आते? इसको मैं यूँ कहूँगी कि हम अच्छा, एक साइकोलॉजी इंसान की, वो कहते हैं कि अच्छे से अच्छा। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने 50 जगहों पे अप्लाई किया होगा, तो मेरा टारगेट कोई अच्छी सी MNC होगी,
ठीक है, डेफिनेटली होगी ठीक है। इस टाइम के, क्योंकि वो अच्छे से बेनिफिट्स भी दे रही है, मतलब नाम होता है उस कंपनी का, ठीक है। मैंने 4-5 कंपनी में अप्लाई कर दिया, उस कंपनी से पहले मुझे उन कंपनी से कॉल आ गई है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे वहीं से कॉल आ जाए। अब अगर मुझे वहाँ से कॉल आ गई है और मुझे वहाँ से भी कॉल आ गई है, तो मैं डेफिनेटली उसी को चूज़ करूँगी जहाँ मुझे जाना है, ठीक है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है वो इंटरव्यू देने भी आ जाते हैं जस्ट फॉर द सेक, देखते हैं क्या होता है। उनको जॉब मिल भी रही होती है लेकिन वो नहीं करना चाहते, वो इंतज़ार करते हैं कि इससे अच्छा मिल जाए। मैंने जो देखा है वो हम स्टार्ट लेना नहीं चाहते हैं। देखिए एक ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट लेना पड़ता है। मैंने जब लिया था मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। मेरी मैनेजर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे इतना सिखाया कि उन्होंने मुझे 0 से 1 पे लेकर आई। मुझे जो चीज़ें नहीं आती थी वो उन्होंने बताई। इवन स्टिल अब जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अभी भी सीखने को मिलता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं एक सीट पे बैठी ही नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कितनी कंफर्टेबल है, उसका मटेरियल कैसा है, वो मुझे अगर मैं ख़रीदने का सोचूं तो मैं ख़रीदना चाहूँगी या नहीं चाहूँगी। तो मतलब मैं जिस जगह बैठ के उसको महसूस ही नहीं कर पा रही, तो मुझे उसके आगे का मैं फ्यूचर कैसे सोच सकती हूँ। तो यही बात है, अगर मैं कहीं बैठ कर अगर मुझे जॉब अच्छी मिल रही है और मुझे एज अ करियर स्टार्ट में मिल रही है और मुझे वहीं मिल रही है जहाँ मुझे जाना है, तो अगर मैं वहाँ अप्लाई भी कर दिया, जॉब भी मिल गई और मैंने उसको सिक्योर नहीं किया उस जॉब को, जस्ट फॉर द एक गोल हमेशा होना चाहिए। सही है, आप गोल रखें, गोल्स आपके हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही आप बड़े गोल तक जाते हो। क्या पता आपके स्किल्स इतने एनहांस हो जाए, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया और आप इतने एक्सेल हो गए अपनी फील्ड के अंदर कि आप जब वहाँ अप्लाई करें तो आपको डायरेक्टली वहाँ जॉब मिल जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं, अगर आपको वहाँ नहीं मिल रही तो आप कहीं और भी ना करो, स्टार्ट तो करो कहीं से, तो स्टार्ट 0 तो स्टार्ट करो, 1 तक तो खुद ही आ जाएंगे आप। अच्छा, ये तो आप बता रही हैं कि बहुत जैसे कि डिमांडिंग होते हैं लोग, यानी कि भाई हमें यहाँ हमारा सेट टारगेट है तो हमें यहीं जाना है। लेकिन मैं जब लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से, तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई भी जॉब दिलवा दो, जॉब ही नहीं मिल रही। दूसरी चीज़, सेट टारगेट है तो अप्लाई क्यों कर रहे हैं? यानी अगर आपको इंटरव्यू पे जाना ही नहीं है तो व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब? अच्छा, जैसे ये जॉब नहीं है, अच्छा कुछ लोगों को टूल्स नहीं पता होते कि राइट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कि कहाँ से हमें जो है वो किस तरह से जॉब सिक्योर करनी है। वो बस कहते हैं कि शायद कोई बता दे तो जॉब मिल जाए। अब तो इतनी लिंक्डइन का ज़माना है, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बेसिकली लोग लिंक्डइन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी को राइट सोर्स पता हुआ ना कि कहाँ से मुझे क्या चीज़ मिल सकती है और उस पर वो उसको और अच्छे तरीके से वहाँ पे सर्च करे, तो मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है। जॉब्स तो मैं कहती हूँ बेतहाशा हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा शायद पेड ना हो, लेकिन जॉब्स ज़रूर हैं, पाकिस्तान में तो ज़रूर हैं। हाँ, करने वाले लोग बहुत कम है। वो ऑटोमेटिक है कि हम इतनी 4 साल की डिग्री लेने के बाद हम 30-40 हज़ार की जॉब क्यों करें। लेकिन कहीं ना कहीं से तो वो एज स्टिल मैं पहले कह चुकी हूँ कि स्टार्ट तो लेना है। एंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर जिस जॉब पे जाना ही नहीं है वहाँ अप्लाई क्यों करना? कुछ लोग कर देते हैं कि बस चलो लक होगी, लग जाएगा तो देख लेंगे, और फिर जब उनका मूड होता है। अच्छा, एक ऐसा ही हुआ था, मैंने एक हजरात थे, तो उनको जो मैंने कॉल की वो कहीं फ्रीलांस करते थे। वो फ्रीलांस का तो आपको पता ही है, उनकी टाइमिंग्स रात की मोस्टली हो रही होती हैं। उनको मैंने कॉल करके कहा कि आप जो है वो आपका इंटरव्यू मैं स्केड्यूल कर रही हूँ सुबह 11 बजे। मुझे वो आगे से कहने लगे कि आप उसको 11 बजे ना करें, आप उसको 3 बजे कर दें। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि मैं तो सोता ही 11 बजे हूँ, तो मैं उठूँगा कैसे? मैंने कहा अगर फॉर एग्जांपल आपको जॉब मिल जाएगी कहीं तो आप 9 to 5 की जॉब नहीं करेंगे? कहते हैं फिर वो खैर वो अलग आगे की कहानियाँ लगती। तो मकसद ये है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से नहीं बाहर आना चाह रहे हैं। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप किसी अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सारी बात यही कि आजकल जो वो जो आते नहीं हैं वो ये सोचते हैं अच्छा चलो ठीक है दोबारा, और अक्सर ये होता है कि वो दोबारा भी मैसेज कर रहे होते हैं, आप प्लीज़ मेरा इंटरव्यू रीस्केड्यूल कर दीजिए, फलां इशू था, हम नहीं आप। अच्छा, रिसेंटली आपकी स्टीवन पॉप की अभी जो वो चल रही है लिंक्डइन पे पोस्ट, फीडबैक फ्रॉम पाकिस्तानी, तो उन्होंने जो बनाई है तो उसका नज़र पड़ी है आपकी? आई गेस नॉट। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी मैं जो है अगर मैंने पाकिस्तान से 73 हायरिंग करनी थी तो आई जस्ट गिवन एन एडवर्टाइजमेंट और मुझे 84,000 सीवीज रिसीव हुई जो कि रेलिवेंट ही नहीं थी। हाँ, ऐसा भी होता है। उसके बाद मैं सेकंड बोला कि आउट ऑफ 84,000 आई जस्ट हायर 73, जिसमें से अभी 11 लोग काम के।
ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पोस्ट की थी, जब एक मुझे हायर करनी थी, पोस्ट पोजीशन पे फिल करनी थी। एक पोजीशन है जिस पे मैं कह रही हूँ मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उस पर मुझे आर्मी ब्रिगेडियर अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। उस पर मुझे जो है वो बिल्कुल मैट्रिक के बच्चे अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। तो हम पढ़ते नहीं हैं पूरी, हम एक हमारे पास ना वो एक जल्दी वाला पढ़ने वो होता है कि बस क्विक जॉब अप्लाई करना है। अब मैंने लिखा हुआ है कि मुझे ये एजुकेशन चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं पढ़ा नहीं, बस अप्लाई कर दिया। अच्छा सैलरी पता चली, अच्छा नहीं हम इतनी सैलरी पे तो नहीं आ सकते, हम तो अभी बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, मैं तो इतना फ्रीलांस में इससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। एटलीस्ट पढ़ तो लीजिए आप अपने। मैं उनको फिर ये कहती थी आप, अच्छा फिर एक खातून थी, मैंने उनको बोला कि आपने अप्लाई किया, अच्छा मैं तो 50 जगह पे अप्लाई कर चुकी हूँ, आप कहाँ से कॉल कर रही हो? उनको तो ये भी याद नहीं होता। तो जब आप जहाँ अप्लाई करो आपको वही, मतलब आप तो वही ऐसा ना गेम है, क्लिक करते जाओ बस टिक 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 करके। तो वो यही वाला हाल है कि आप जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप जिस जगह अप्लाई करो वहाँ पर आपका स्किल्स मैच करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके स्किल्स ना भी मैच करें तो आप अप्लाई कर दें, लेकिन कहीं करीब करीब तो हो ना। आप खुद सोचेंगे 2 साल के एक्सपीरियंस पे ब्रिगेडियर अप्लाई करता हुआ कैसा लग रहा है कि मैं उसको क्या करूँ, मैं उसको मतलब उसको रख भी नहीं सकती ना मना कर सकती हूँ। तो वही वाली बात है ना कि वो मैच ही नहीं है ना, और ना ही हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि हम इसको पढ़ लें, पढ़ते नहीं हैं हम। मैंने जो जहाँ तक देखा लास्ट एक्सपीरियंस, पढ़ते नहीं है। मैंने एक ही पोस्ट को 4 बार लगाया था और 4 बार 4 ही लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन वो जब मैं उनको कॉल करती थी तो आगे से कहते थे अच्छा सॉरी आपने फिर कॉल की है। तो मतलब यही वाली बात है कि हम पढ़ते नहीं हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो री अप्लाई ना करें आप एटलीस्ट, लेकिन बस जॉब देखिए तो अप्लाई करना है। ये भी उनका एक पॉइंट में जो समरी थी ना, उस पॉइंट में था एक कि दोबारा अप्लाई करते हैं और फिर मैसेज करके पूछते हैं क्या हुआ, बताएं जवाब दें। सही, एग्जैक्टली। तो क्या इसका सोल्यूशन आपके क्या लगता है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि किस तरह से लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई जॉब पढ़ के अप्लाई करो ना। आपकी डॉक्टर की जॉब आई हुई है, आप मैट्रिक पास हैं, आप उसमें अप्लाई कर दें, आप MBA उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो यानी वी नीड अ डॉक्टर को अप्लाई करना चाहिए, और डॉक्टर कहीं और कर रहे हैं, इंजीनियर। देखिए अपने गोल सेट करें, जब तक आपके गोल सेट नहीं होंगे ना तो फिर आप ऐसे भटकते रहेंगे, आप डिफरेंट पोजीशंस पे अप्लाई करते रहेंगे। मुझे पता है मुझे HR में जाना है, तो मैं और मुझे पता है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं ऑब्वियसली उन्हीं पोजीशंस को पिन पॉइंट करूँगी जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर फिट बैठ रही हूँ या मेरा पोर्टफोलियो जो है वो इसके मुताबिक का है। तो डेफिनेटली मैं किसी 10 साल की एक्सपीरियंस की सीट को मुझे समझ में आ रहा है कि मैं वहाँ नहीं फिट हो सकती, मुझे वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं, मैं उस पोजीशन को अच्छे से संभाल नहीं सकती। वो अलग बात है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको एक एवेल्यूएशन होती है ना अपनी, कि मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो पढ़िए, देखिए और अपने गोल सेट कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो करियर स्टार्ट करते हैं तो मिक्स माइंड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी ने BBA किया है तो BBA में वो सप्लाई चेन में भी अप्लाई कर रहा है, मार्केटिंग में भी अप्लाई कर रहा है, HR में भी अप्लाई कर रहा है। जब तक उसको यही नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस पोजीशन पे अप्लाई करूँ। सेकेंडली हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बच्चों को बताया नहीं जाता है कि कौन सा पाथ चूज़ किया जाए, वो बस ऐसे ट्रायल बेस पे करते करते भेड़ चाल पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर नहीं पता तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने अपने MBA के वक्त आपकी सोच होगी मैंने इतना सर्च किया था कि एक और डिग्री थी वो मेडिकल से रिलेटेड थी, तो मैंने कहा मुझे ये करना चाहिए। मैंने पूरी सर्च की, मैंने कहा इसका स्कोप क्या है, मुझे यहाँ पर आगे कौन से डोमेन्स में मैं जा सकती हूँ, इस डोमेन्स में मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो जब मेरा देखा तो मुझे मैंने वो कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसी साइड पे आ रहा है, और अगर मैं इधर कर भी लूँगी ना तो बेशक मुझे पे अच्छी मिल जाएगी, लेकिन मेरा वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो जहाँ मुझे जाना है उसी को परस्यू करूँ, भले से कम 1 by 1 होगा, लेकिन स्टिल होगा तो सही, मेरी पसंद का तो होगा। तो ये वाली बात है, जहाँ पे आपको पैशन होता है, जहाँ पे आपको शौक होता है, वो कहते हैं ना हम कि सुबह उठने का दिल करे ना, ऐसी जॉब हो। तो वही वाली बात है कि जहाँ पे मुझे पता हो कि हाँ मैंने यहाँ उठ के काम करने जाना और शौक से जाना है, दिल से जाना है, तो डेफिनेटली फिर मैं उस पर अच्छे से अपना आउटपुट भी दे सकूँगी। सही। अच्छा, बीइंग एन हाई यानी HR मैनेजर या कोई भी आप पोजीशन पर हैं, तो वहाँ पर आप क्या एक एम्प्लॉय के अंदर देखती हैं कि आपके पास अगर कमरे पे आता है इंटरव्यू देने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द एक जेनरिक उसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या देखते हैं एम्प्लॉयर या HR मैनेजर्स? बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। सबसे पहले तो
जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका एक जो लुक होता है, आजकल के लोगों को, खैर वो तो चीज़ें सीखने के साथ होती हैं, लेकिन हम प्रिपेयर होके नहीं जाते हैं। अब कहीं इंटरव्यू के लिए लोग जा रहे हो तो प्रिपेयर होके नहीं जा रहे होते। मैंने यही चीज़ नोट की है, क्योंकि जब तक आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं देते तो सामने वाला तो वही, देखिए एचआर जो होता है ना, वो बॉडी लैंग्वेज या बोलने की तरीके या आपके जो है वो बेसिक देख रहा होता है, क्योंकि टेक्निकली तो वो आपके जो रिक्वायर्ड जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वही देख रहे होते हैं। एचआर एक ओवरव्यू दे रहा होता है ओवरऑल का, ठीक है, वो 360 एवल्यूशन कर रहा होता है। तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मुँह धो के भी नहीं आते हैं इंटरव्यू में, बस आ जाते हैं। अच्छा, किसी को ये भी नहीं पता कि हमने ड्रेसअप कैसे होना है, किसी को ये भी नहीं पता। अब एक मैं लास्ट कंपनी में इंटरव्यू ले रही थी, एक बंदा आया, उसने चेन पहनी हुई थी कहीं, और वो मुस्तकिल चेन से खेले जा रहा है। मतलब एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था कि सामने वाला भी वो इरिटेट हो रहा है, वो आप उसको जो है बार बार तंग, मतलब वो एक चीज़ है जो आप बार बार किए जा रहे हो, लेकिन वो एक बैठने का नॉर्म नहीं किसी को पता कि किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। ये चीज़ें आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी ना, तो आप हमेशा घबराए भी रहेंगे। और जब इंटरव्यू तो ये होता है, 4 पर्सन जो होते हैं ना, वो देखते ही ये चीज़ें सारी कि कितना कॉन्फिडेंट है ये हमारे सामने बात करने में, कितना कॉन्फिडेंट है कि अपनी पोजीशन को भी, अगर उसको कभी इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेना हो तो वो ले सकता है, नहीं ले सकता। तो कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। तो जब तक आप अपने आप से ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो फिर आप अपनी पोजीशन पे कितना अच्छा सा वो बता सकें कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस पोजीशन पे हायर हो सकता हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं और सबसे पहले कि आप जिस कंपनी में अप्लाई करें उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हम यहाँ जा रहे हैं वो है क्या चीज़, वो कंपनी करती क्या है। अब एक हेल्थ केयर की कंपनी को आप अगर किसी जो है वो मैकेनिक से मिला देंगे तो वो तो डिफरेंट हो जाता है ना। बिल्कुल तो मैं ये कहूँगी कि रेलिवेंट होकर जाएं, बिल्कुल उस भले से बहुत डेप्थ में ना पड़े, इतना पता हो कि आप यहाँ जा रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, उनका बेसिक डोमेन क्या है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप अपने इंटरव्यूज़ को एक्सेल कर सकें। बाकी होना ना होना वो एक लक पे भी होता है और सेकंड आपके स्किल्स पे भी होता है। अच्छा, आपने बात की कि जी कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो है वो कुछ चीज़ से इरिटेट कर रहे हैं, एथिक्स का इश्यूज है, एटिकेट्स नहीं है, बैठने का तरीका, ड्रेसिंग का सेंस, तो ये ग्रूमिंग पर इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाते हैं। तो ये कहाँ सिखाए जाए, यानी इसका कोई इंस्टीट्यूट, इसका भी कोई डिग्री होनी चाहिए? होनी तो चाहिए। देखिए इंटरव्यू, मेरा नहीं ख्याल कि इंटरव्यू के लिए इस तरह से कोई मैंने किसी को प्रिपेयर करवाते ही नहीं देखा। ठीक है, आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है, लिंक्डइन भरा पड़ा है, वहाँ पर जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो एचआर हेड्स बैठे हुए हैं, एचआर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो डिफरेंट टूल्स बताते हैं आपको किस तरह से आपको ड्रेसअप होके जाना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बैठना है, आपने जो है वो किस तरह से बात करनी है, और सारी चीज़ें आजकल आपको एक मौजूद है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें अगर मैं कहूँ कि घर बैठे भी बहुत कुछ इंसान सीख सकता है, उसको कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर फिर भी इंसान को लगता है तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरव्यू के जाने के लिए कोई कोर्स भी होता होगा। होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। ये चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में, जब स्कूल बोल रही हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जब आप एग्जिट कर रहे होते हो, यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको करियर काउंसलिंग का एक सेशन होना चाहिए। वैसे तो आजकल नॉर्मली होता भी है, वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर होता भी है। अभी ये अपनी यूनिवर्सिटी में हुआ था, MBA में, वहाँ पर बताया गया था कि आपकी CV कैसी होनी चाहिए, आपको ड्रेसअप कैसे होकर जाना चाहिए, आपको बात कैसे करनी है। तो ये करियर फेयर्स जो होते हैं ना, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के कोर्सेज़ की बात करें तो एज सच कोर्स कोई नहीं होता, लेकिन हाँ करियर फेयर्स में इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ खुद अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती हैं। वहाँ पर ये सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, HR एक्सपर्ट्स आते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के लोग आते हैं जो आकर बताते हैं और डिफरेंट बातें करते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और डेफिनेटली होती हैं। वहाँ पर ही करियर काउंसलिंग भी होती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैंडल हो सकती हैं। क्या पाकिस्तान की जॉब मार्केट सैचुरेटेड हो गई है? सैचुरेटेड इन लाइक नहीं है मार्केट में जॉब्स? नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं कि जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, अच्छी अगली तो मिलनी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब देखिए, मैं ये कहूँगी कि ढूंढने वाले पे भी होता है ना। अब मैं बैठी हुई हूँ कि अच्छा मुझे कोई जॉब दिला दे या मुझे कोई बहुत अच्छा सा रेफरेंस मिल जाए, मुझे कह दे,
मैं अक्सर लोग तो इंतज़ार ही करते हैं कि अच्छा कोई अच्छे से रेफरेंस ढूंढ के दो तो वो मेरी सिफारिश करे तो मुझे जॉब मिल जाए। तो अगर मैं इंतज़ार में बैठी रहूँ तो फिर तो मुझे फिर वो मैं आसरे में ही रहूँगी ना। देखिए आसरा तो इंसानों का ही होता है ना, लेकिन अपनी जो एक विल होती है, जो मेरिट पे ढूंढ के जॉब करना ना, वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होती है। तो ढूंढना और राइट वे में ढूंढना अलग स्ट्रगल है, ज़रूर स्ट्रगल है, मिलती है, ज़रूर मिलती है, देर से ज़रूर मिलती है लेकिन मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में जॉब्स ख़त्म नहीं हुई हैं, बेतहाशा जॉब्स हैं, करने वाले लोग नहीं है, बस सारी बात ये है। अब आप बीइंग एन एचआर मैनेजर ये बोलिए लोग नहीं है, दूसरी साइड लोग नहीं है मतलब इन सेंस के लोग आना नहीं चाह रहे हैं, स्टार्ट नहीं लेना चाह रहे हैं कहीं से। मैं आपको वही वाली बात बताऊं, मैंने इतनी कॉल्स की हैं और रेलिवेंट लोगों को की हैं, वो भी नहीं स्टार्ट लेना चाह रहे। वो चाहते हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल 50,000 की नौकरी कर रहा है, वो कहता है मैं डायरेक्ट 40,000 का जो है ना वो जंप लगाऊं, 90 भी पहुंच जाऊं। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है कि एकदम से जंप लगाने तो वो भी वो जस्टिफाई नहीं करता ना, जब तक कि आपके स्किल्स आपके जो है वो न्यू हायरिंग कंपनी को नहीं पता चलते। आप जस्टिफाई रखें अपनी जो है वो, आप अगर आप कहीं स्विच कर रहे हैं तो आप उतना ही जो है वो इंक्रीज़ मांगें जो कि सामने वाली कंपनी उसको अकोमोडेट भी कर सके। तो अगर इस तरह चलेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब्स मिलेंगी, और जॉब्स ख़त्म नहीं हुई, जॉब्स बहुत बहुत बेतहाशा हैं। सही। तो ये अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि 50 से 40 बढ़ा के 90 पे जाना चाहता है, तो ऐसा कोई आपके पास वो नहीं होता है कि एचआर में कि भाई कोई अगर बोल रहा है कि जी मैं 50 में, आपने मुझे रख तो लिया था, नाउ यू हैव टेस्टेड मी, मुझे आपका पता है, आपको मुझे पता है, मेरे बारे में पता है, जब मैं 40 बढ़ाना चाहता हूँ तब मैं बताएं कोई पाथवे है आपके पास? तो हाँ डेफिनेटली, जब भी आप कंपनी आपको हायर करती है तो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का एक प्रोबेशन पीरियड होता है। डिफरेंट कंपनीज में 3 मंथ्स का होता है, कुछ लोग 6 मंथ्स का करते हैं, या कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि 3 मंथ्स हो गए, वैल्यूएशन होती है, अगर नहीं मीट सेटिस्फेक्शन हो रही होती, पूरी हो रही होती, तो वे 3 मंथ बढ़ा देते हैं, तो 6 मंथ्स का एक प्रोबेशन हो जाता है। प्रोबेशन के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड आ जाता है, यूबीआई आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये वही टाइम होता है जिसमें अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज इसके बाद इंक्रीमेंट दे देती हैं, प्रमोशन भी कर देती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये वो पीरियड होता है जो आप कह रहे हैं कि कौन सा क्या कंपनीज, और इस पे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स टूल्स को अप्लाई करके जो है वो एवेल्यूएशन ली जाती है उनके डिपार्टमेंट से, उनसे पूछा जाता है क्या ये वाकई में अपने गोल्स को ये जो इनको टारगेट्स बताए गए थे वो इन्होंने मीट किए हैं या नहीं। अगर उन्होंने किए होते हैं तो डेफिनेटली फिर उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सही। अच्छा, यूजुअली एचआर मैनेजर से ही पूछ रहूँगा ये सवाल है, और आप भी एक एचआर में ही हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई एक यंग ग्रेजुएट है, एमबीए किया उसने, अब आपके पास इंटरव्यू देने आता है, आपके सर्टेन स्किल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं विच ही डजंट नो, लेकिन वो यूट्यूब पे रिसर्च करता है, एचआर के सॉफ्टवेयर समझता है, पढ़ लेता है, सीवी में भी लिख देता है कि जी मैंने यूट्यूब से पढ़े, तो वुड यू कंसिडर इट एज इज एक्सपीरियंस? लेकिन अगर उसने लिखा है तो वो ये तो नहीं लिखेगा ना मैंने यूट्यूब से सीखा है। बिल्कुल लिखेगा, यानी मेरे जैसा जेन्युइन होगा, कोई गलत नहीं बोल रहा, कम लोग लिखते तो मैं लिख दूंगा मैं यूट्यूब से, क्योंकि आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट फॉर दैट। हाँ बहुत सच्चे होंगे तो लिख देंगे, वरना नॉर्मल लोग नहीं लिखते, वो नहीं देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एचआरएमएस का वो है, एक सॉफ्टवेयर है, और एचआरएमएस मुझे चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव लर्न फ्रॉम यूट्यूब, या यूनिसन है, हाँ वो सीआरएम का सॉफ्टवेयर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जी मैंने कहीं चलाया तो नहीं, क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट, मैंने कहीं एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मैंने सीख लिया। अब उसका सीखने का आप मुझसे अगेन द एचआर मैनेजर विल आस्क सर्टिफिकेट दो, कोई सनद तो मिली होगी ना, सनद नहीं है, वो यूट्यूब से सीखा है, तो क्या उसको कंसिडर किया जाता है? डिपेंड करता है कि वो मैनेजर की एक्चुअल उस पोजीशन के साथ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो वाकई में अपने उस चीज़ से एक्सेप्शनल होकर अपनी जो उनसे सवालात पूछे गए हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस पर पूरा होता है, तो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। और वो चीज़ें तो फिर वो प्रोफेशन में भी सीख भी सकता है और बता भी सकता है, अगर वो कंपनी वाकई में, अगर फॉर एग्जांपल जो आप कह रहे हैं, आप एक HRSD का एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है और उसको उसने सीख लिया है, तो वो अगर वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वो मैनेजर्स को एवेल्यूएट करेंगे उसके प्रोबेशन पीरियड में, अगर हाँ उसको वाकई में आता है और उसने सीखा है इस तरह से, अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो उसको रिकमेंड भी करेंगे और उसको देखेंगे भी। क्योंकि इवेंचुअली उसको इंटरव्यू में बताना ही पड़ेगा ना कि मैंने यूट्यूब से सीखा है, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन तो है नहीं। बिल्कुल, सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर वो दिखा भी नहीं सकता कि कहाँ से मैंने किया, तो ये तो खैर ईमानदारी की बात है, लेकिन हर कंपनीज पूछ भी लेती हैं अगर आपने कोर्स किया है तो कहाँ से, कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं,
लेकिन डिपेंड करता है कि वो पोजीशन कैसी है और उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसी है, रिक्वायरमेंट क्या है उसके साथ। अच्छा, तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि एक अच्छे रिसोर्सेज कंपनी तक पहुंच सके? अपने जो आपकी पोजीशन है उसके साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें क्लियर हों। ये ढूंढने वाला जो है वो बस क्लिक ना करे, ठीक है, आप क्लियरली लिखें कि मुझे हाँ ये चाहिए। आप, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती होता है, सामने वाले का भी होता है। अब जब भी कैंडिडेट आता है तो वो एक उम्मीद लगा कर आता है कि अगर कंपनी मुझे बुला रही है तो कहीं ना कहीं उसने मुझे कॉल करके मेरी सीवी में कुछ तो देखा है ना, मुझे बुलाया उसने। तो अपने जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स उसको क्लियरली मेंशन कर दें, सो दैट आने वाला जो है वो माइंड में रख कर आएगा, वो अपनी एक सेल्फ एवेल्यूएशन कर कर आएगा कि हाँ मुझे इतना आता और इतना नहीं आता, मुझे ये आता, मुझे ये नहीं आता। और अगर सब पूछा जाए तो वो हाँ। और दूसरी बात ये है कि आप अगर आपको जो चीज़ नहीं आ रही तो आप अभी बता दो। हो सकता है कि मैनेजर, सामने वाला HR वाला या जो भी के साथ इंटरव्यू है वो इतना अच्छा हो कि आपको हायर कर ले और आपको वो चीज़ सिखा दे आपकी ऑनेस्टी को देखते हुए। तो अगर आपको जो चीज़ नहीं आ रही लेकिन आप झूठ बोल के अगर वही काम करो, ख़राब कर दोगे, तो उसकी टाइमिंग भी, उसका टाइम भी ख़राब होगा जो उसने आपको हायर करने में लगाया। उससे अच्छा वो सोर्स मिल जाती जो बहुत अच्छी थी और उसको वो आता भी था। तो नाम बताकर सीख लेना ज़्यादा अच्छा है, मैं कहती हूँ। क्योंकि आजकल बहुत कंपनीज हैं जो इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हैं। अगर उनको एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं आता तो वो ट्रेनिंग देती हैं उनको। तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ पे जो है वो इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो उनको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकें। तो ये भी बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बता भी सकते हैं, और डिपेंड करते हैं कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सही। अच्छा, अब आ जाते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। HR का सबसे अच्छा पहला सवाल और हमेशा का सवाल, यानी you guys have the CV ना, अब क्या बताऊं मैं, यानी क्या किया है? ये सवाल मुझे हमेशा, मैं अभी भी इंटरव्यू देने जाती हूँ ब्लैंक कर देता क्या बताऊँ, CV है। पर अभी मैं खुद ब्लैंक हो गई कि मैं क्या बताऊँ। सी, यानी आज आप कठेरे में तो आप ब्लैंक हो गई। तो अगेन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या, यानी व्हाट यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग एन एम्प्लॉय कि वो क्या बताए उसमें, कि जो CV आपके पास है, अब वो कुछ बताता है तो आप कहते हैं तो CV में, और अगर जो है वो कुछ उल्टा बताता है तो बोलते हैं ये तो आपने CV में नहीं लिखा है चीज़। तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा होता है कि क्या बोले वो? यही होता है कि CV आजकल लोग बनवाते भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए अब आजकल ChatGPT का ज़माना है, कुछ बहुत कुछ लिख देते हैं ऐसा जो उनको आता भी नहीं होता। तो इंसान वही लिखे जो उसको आता है, ताकि वो ही बोले जो उसने वहाँ लिखा भी हो। तो दूसरी बात ये कि अगर आपने सवाल ये पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लोग अब मैं चुप करके बैठ रहा हूँ, उससे आप सिर्फ CV देखते रहें, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं बोलती कैसी हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, मैं कैसे बात कर सकती हूँ, मैं कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस को किस तरह से रिप्लाई कर सकती हूँ। लिखा हुआ तो मैं पढ़ भी लूँगी, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ एवोल्यूशन होती है कि सामने वाला अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखने की एक वो होता है कि वो कैसे बात करता है, कैसे उसकी टोन कैसी है, वो किस तरह से सवालों के जवाब दे रहा है, टैकल कर रहा है। अगर उसको कोई ऐसा सवाल है जो उसको नहीं आ रहा तो वो घबरा रहा है कैसे, मतलब वो सारी चीज़ें वैल्यूट हो रही होती हैं साथ साथ। तो पूछने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो एवोल्यूशन हो रही होती है। क्योंकि आप इस तरह तो आप बस CV पे सिलेक्ट कर लें, अगर आपको CV बहुत अच्छी लगी, एक्सेप्शनल है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कहेंगे ये तो बस यही कैंडिडेट है, तो जब तक आप उससे 1-to-1 नहीं मिलेंगे तो आप, बहुत सारे लोग बहुत एक्सेप्शनल CV के साथ रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी उन स्किल्स को सामने रख के बता सकें हाँ मुझे ये आता है या मैं ये कर सकता हूँ। तो अगेन द प्रॉब्लम इज कि वो इंटरव्यू जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको कैसे क्रैक करूं कि एक बच्चे को ये चीज़ सिखा दी जाए कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, उसको बात कैसे करनी है, वो कहाँ से सीखे ये सारी चीज़ें? सीखे मैं आपको पहले बताया कि आप जब ये करियर फेयर्स होते हैं वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज के HR आए हुए होते हैं, वहाँ पर आप डिफरेंट क्वेश्चन से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आए होते हैं, HR रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट करियर फेयर के, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब तो करवाती हैं और उन्होंने अपने बाकायदा स्टॉल्स लगाए होते हैं। वहाँ पर उनकी वो CVs कलेक्शन, CV पोलिंग के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पर आप उनसे डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू में आना है और किस तरह से हम जो है वो हमें एक्सेल कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू को। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जिसने कभी इंटरव्यू ही ना दिया हो, वो किस तरह से कहीं जाके किस तरह से बात करेगा, उसे कैसे जो है वो एक जॉब सिक्योर कर सकता है, अच्छी जॉब। तो वो सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं जब आपकी यूनिवर्सिटी एंड हो रही होती है। तो एक लास्ट सेमेस्टर में ये करियर फेयर एक हर यूनिवर्सिटी करवा रही होती है
वहाँ पे CV पोलिंग होती है, डिफरेंट कंपनीज आके CVs कलेक्ट करती हैं और फिर इन फ्यूचर उनको जब रिक्वायरमेंट होती है किसी पोजीशन के लिए तो वो कॉल्स भी करती हैं। ऐसे ही होता है हर कंपनी में। ठीक है। अच्छा, एक अगेन सवाल ऑडियंस की तरफ से, कुछ यानी कंपनीज में खास तौर पे MNCs टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के लोगों की CV सेग्रीगेट की जाती है कि जी पर्टिकुलर इसी ब्रांड की यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो ठीक है वी कैन इंटरव्यू हिम, और अदरवाइज रिजेक्ट कर दो? आजकल तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह से पिन करती हैं कि हमें इसी यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट चाहिए, वरना तो हर कंपनी जो है वो सेलेक्ट मिक्स्ड स्टूडेंट्स को भी ले लेती है। ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आके जॉब्स कर रहे होते हैं जो इतनी बहुत कोई हाई फाई नहीं भी हो रही होती, मतलब इतनी कोई जिनका नाम नहीं होता, लेकिन बात सारी कि इंसान वहाँ पर वो कैंडिडेट कितना स्किल्ड और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी उस पोजीशन के साथ। तो वही वाली बात कि वो लोग भी आगे आ जाते हैं जिनको जो इतने ज़्यादा जैसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंट ना भी हों और शाय होते हैं, वो अच्छी सिक्योर पोजीशन पे भी आ जाते हैं। तो बात सारी है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उस पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं। तो सारी बात तो खैर CV तो आपकी बहुत अच्छी बन भी जाती है, लेकिन इंटरव्यू में आकर कुछ लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर आप अपने इंटरव्यूअर को थोड़ा सा इम्प्रेस कर लेते हैं अपने बात करने के अंदाज से, अपने स्किल से, अपने बोलने के अंदाज से, और प्रिपेयर्ड होकर अगर आप आते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ कर आते हैं, उस पोजीशन के बारे में पढ़ कर आते हैं, जो पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शन अगर उन्होंने मेंशन किया उसके बारे में पढ़ कर आते हैं, तो डेफिनेटली जो है इंटरव्यूअर को कंसिडर करता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जाऊंगा जो कुछ कड़वी हकीकतें हैं HR की। पाकिस्तान में लेट सिटिंग बहुत कॉमन है, तो क्या HR इसमें मुलव्वस होती है? डिपेंड करता है। देखें, अब जैसे एक बंदा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अगर आप जाके देखें तो सेल्स वाले होते हैं, उनकी सिटिंग्स ऐसी ही होती हैं। लेकिन अभी जिस कंपनी के साथ मैं हूँ वहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट तो 5 बजे क्लोज हो जाता है, क्योंकि 9 to 5 की जॉब है। तो मेरी मैनेजर तो यही कहती हैं कि 5 बजे के बाद रुकने की कोई तुक नहीं बनती है ना, काम है ठीक है स्टिल कल कर लेंगे, नो इश्यूज़। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत अर्जेंट काम है जो आज ही होना है और कल नहीं हो सकता, और उसके साथ कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो सकता है, एम्प्लॉय भी सफ़र कर सकता है, तो हम फिर उसको जो है वो एम्प्लॉय को सफ़र नहीं करने देंगे। तो डेफिनेटली फिर उसको जो है हम, बहुत रेयरली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अब जैसे अगर आप मार्केटिंग या सेल्स या इन डिपार्टमेंट्स की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर लेट सिटिंग्स भी हो रही होती हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, उनकी जॉब ऐसी है। तो वैसे आजकल जो आप कह रहे हैं कि लेट सिटिंग का रिवाज बन गया है, उन्होंने जो है ना वो ये शायद हम ऐसे हैं कि हम जो जब सुबह का टाइम होता है उसको थोड़ा सा स्लो चलते जाते सेकंड हाफ में आके हम थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, और जब जाने का टाइम आता है तो हम पूरा एक काम का जो है ना वो पलंदा रख के बैठ जाते हैं कि अब मुझे ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। तो वो एक लेट सिटिंग ऑटोमेटिकली बन जाती है। हाँ, अगर मैनेजर करवा रहा है तो फिर ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर आप 9 to 5 की अगर आपको पे मिल रही है तो आपको लेट सिटिंग बैठने की कोई तुक नहीं बनती है। आप कह सकते हैं एज एन एम्प्लॉय कि मेरी 9 to 5 की जॉब है, आपने मुझे जो काम देना है उसके बीच में दीजिए, और होना भी यही चाहिए, एक रूल है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ओवर टाइम दे रहे हैं तो वो अलग बात है। अच्छा, आप वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह देखती हैं बीइंग एन HR पर्सनल? वर्क लाइफ बैलेंस, हम घर के मसले ऑफिस लेकर नहीं आते और ऑफिस के मसले घर लेकर नहीं जाते। बहुत आपने सियासी बयान दे दिया। मुझे काम मिला है, मैं वीकेंड पे अपने ऑफिस का कोई काम नहीं करती। सही है, मैं क्यों खोलूँ, मेरे पास लैपटॉप मैं घर लेके जाती हूँ ऑफिस का, मैं नहीं खोलती। मैंने कहा अच्छा मिल जाती नहीं, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम कोई केस है जिसमें हाँ मुझे बस कुछ काम है जो वो भी होना बहुत अर्जेंट है, बहुत रेयरली हो गया, वरना मैं 2 दिन वो टच नहीं करती अपने लैपटॉप को। तो अगर मुझे 2 दिन का ऑफ अगर कंपनी दे रही है तो मैं उसमें ऑफिस के बैठ के काम क्यों करूँ। सही है, मेरे ऑफिस आवर्स हैं, मैं वहाँ जाकर उसको काम करूँगी। 9 to 5 की अगर आप अपनी 8 घंटे दिन के ऑफिस में गुजार रहे हैं, उसके बाद भी आकर ऑफिस का काम अपने घर में ही करना है, तो फिर आप तो ऑफिस में रहिए। तो ऑफिस और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा तो आप डिफरेंट कर सकते हैं ना, कि आप 9 to 5 बजे के बाद आप कहेंगे बस ये आज का काम था, मैंने फिनिश कर लिया, अब इसके बाद मुझे मेरा फैमिली टाइम स्टार्ट होता है, मेरी पर्सनल लाइफ स्टार्ट होती है, मेरा अपना टाइम स्टार्ट होता है। तो ये आपने लाइन ड्रॉ करनी होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत पैशनेट होते हैं, वो कहते हैं कि बस हमने दिन रात लगा कर जो है कर लेना है, लेकिन एक टाइम आता है फिर वो एक गैप में आ जाते हैं ना, उनके व्यू बच्चे फिर वो उस तरह से उनके साथ होते हैं ज़रूर हैं, लेकिन वो एक
जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। तो टाइम दीजिए, ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है कि अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हैं तो 5 बजे के बाद बस ख़त्म, आप घर जाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, दैट्स ऑल। सैटरडे संडे ऑफ है तो ऑफिस से काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस मंडे को जाके कीजिएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो बैकलॉग ज़्यादा नहीं हो जाता 2 दिन का? नहीं, बैकलॉग क्यों हो जाता है? अगर सैटरडे संडे का ऑफ अगर कंपनी देती तो वो इसलिए तो नहीं देती कि हम ऑफिस का काम लेके चले जाएं। अपने काम को देखिए, टाइम मैनेजमेंट की बात है ना। मैं 9 बजे आई हूँ और मैंने 3-4 घंटे सिर्फ चाय पानी में गुजार दिए, नाश्ता वास्ता करते। 12 बजे मुझे ख्याल आया अच्छा चलें काम करते हैं, फिर आ गया मेरा टी ब्रेक। 1 बजे से 2 बजे तक मैंने जो है वो नमाज फिर खाना वाना में लगा दिया, और जो वो पिछले 4 घंटे का काम था वो मैंने अब के 4 घंटे में करना है। तो मतलब 8 घंटे का काम मैं 4 घंटे में कैसे कर सकती हूँ? तो बैकलॉग तो मैंने अपने लिए बना लिया ना, मतलब मैंने अपना टाइम मैनेज नहीं किया। तो यही बात है कि अगर मैं एक जॉब कहीं कर रही हूँ तो मुझे ही पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये ना कहूँ कि मेरा बहुत सारा काम रहता है और मुझे लेट सिटिंग करनी पड़ेगी या मुझे ये काम घर ले जाना पड़ेगा। तो ये मेरी टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा, आजकल कौन से करियर्स में ज़्यादा जॉब्स ऑफर हो रही हैं? व्हाट डू यू थिंक इन पाकिस्तान? सेल्स, आई गेस सेल्स जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप देखें तो सेल्स और मार्केटिंग की जॉब्स जो है ना, क्योंकि बेसिकली मार्केटिंग जॉब में अगर आप देखें तो स्टार्ट लेते हैं वो सेल्स से लेते हैं, सेल्स से लेते लेते फिर इंक्रीमेंट होता उनका जो है प्रमोशन होता है, वो मार्केटिंग तरफ आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा, क्योंकि कंपनी ग्रो ही यहीं से कर रही होती है, कंपनी ग्रो ही यहीं से कर रही होती है। सेल्स और मार्केटिंग पे ही डिपेंड करती है मोस्टली, जब डिफरेंट डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस तरह से। तो ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा बेनिफिट दे रहे होते हैं कंपनी को, लेकिन ओवरऑल पूरी कंपनी चल रही होती है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर होता है, सप्लाई चेन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन ये 2 मेन डिपार्टमेंट जो मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इज गुड, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस? मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको, मुझे खैर आज तक हाइब्रिड समझ नहीं आया। मुझे हाइब्रिड कहते हैं कि कुछ दिन होने चाहिए ऑफिस में, हाइब्रिड मॉडल होता है जी जिसमें बिल्कुल मिक्स कर दें आप ना। हाँ। तो मेरे जैसा इंसान जो सुबह एक उठने का आदी हो जाता है और घर में मैं कहती हूँ डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, अगर आपके पास ऑफिस स्पेस बनी है तो वेल एंड गुड, आप घर से काम करें। लेकिन अगर ऑफिस स्पेस नहीं है और आपने वहाँ बैठ के काम करना है जहाँ से आपकी अम्मी भी बैठ के बातें कर रही हैं, बहनें भी बैठ के बातें कर रही हैं, आपके पास टीवी भी चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं, डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। लेकिन हाँ, अगर आपकी लोकेशन बहुत दूर की और आपको जाकर जो है वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और फिर आप जाके वहाँ काम करते हैं तो, और वहाँ से थके हुए आते हैं और फिर आपको रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो वहाँ पर हाइब्रिड मैं प्रेफर करती हूँ। लेकिन वर्क फ्रॉम होम टोटली तो मैं कहती हूँ आपको फिर मार्केट एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता। आप घर से काम ज़रूर कर रहे होते हो, काम ज़रूर कर रहे हो, अर्न भी कर रहे हो, लेकिन मार्केट एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता। अच्छा, उस पर क्या राय रखती हैं कि जो आजकल जो है लोग पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका और यूरोप में जॉब्स कर रहे हैं? फ्रीलांस या प्रॉपर जॉब भी कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स होती हैं। कुछ लोग वही कहूँ ना, कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं ना। मुझे रिमोट जॉब्स समझ नहीं आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक 1 to 1 किसी से बात नहीं करूँगी या इंटरेक्ट नहीं करूँगी लाइक ह्यूमन बींग्स, उनसे मैं बात नहीं करूँगी, एम्प्लॉय से बात नहीं करूँगी उनसे इस तरह से कि मैं जाकर ना मिलूँ, रोज़ ऑफिस एक स्पेस में बैठूँ, इस तरह से ना हो, तब तक मैं अपने आप को वो एक काइंड ऑफ मोटिवेटेड फील नहीं करती हूँ कि सुबह उठना ही रूटीन बन जाती है। तो वो एक सुबह पता है कि 7 बजे घर से निकलना, तो आँख खुद ब खुद खुल जाती है उसी टाइम से। तो रिमोट जॉब्स में अब देखिए, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पढ़ाई के फॉर्म बाद जो है फ्रीलांस स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनको अगर लगता है कि मुझे यहाँ से अच्छा अर्न हो रहा है और मैं यहाँ से अच्छा कमा रहा हूँ, तो फिर मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं, और अगर वो उसको प्रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आजकल आपको इन्फ्लेशन का दौर भी पता है ये कैसा ही है, तो फ्रीलांस से बहुत अच्छा लोग कमा रहे हैं। लेकिन वो एक मुस्तकिल मैं कहूँगी अर्निंग नहीं है। वो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको मिल गया, अदरवाइज़ आपको एक वो जो कहते हैं ना, जो मंथली जो पे आती वो नहीं हो सकती उससे। बस आप कर सकते हैं काम, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं रख सकते आप उसको। सही। बस आखिर में जो है मैं इस तरफ ही आऊँगा कि अगली आप
जो यूथ हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश MBAs हैं, फ्रेश मास्टर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से जॉब हंट में उनको लिए ईजिली वो चीज़? सबसे पहले तो हमने गोल सेट करें, जाना ठीक है। कहाँ है, किस तरफ जाना है। एक प्लेट में आप सब कुछ डालेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। तो वो जगह चूज़ करें जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं 100 तो नहीं 80-90 तो दे ही सकता हूँ ना। तो अपने आप को इवेल्युएट करें सबसे पहले कि मैं कहाँ पर फिट होता हूँ। सेकंड, अपनी प्लेटफॉर्म्स को वो राइट प्लेटफॉर्म्स देखें जहाँ पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और खुद से देखें, मेरिट पे जाना, स्ट्रगल करें, मिलती हैं जॉब्स, मिलती हैं, देर से मिलती हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत इंटरव्यूज़ देने के बाद भी फेल हो जाते हैं, लेकिन जब जॉब लगती है तो बहुत बेहतरीन लगती है। लेकिन CV ड्रॉप करते रहें अपनी यूनिवर्सिटी। आजकल तो सब ने अपने ईमेल्स जो हैं, सब HR डिपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं, सब ने अपने ईमेल्स दिए होते हैं। CV ड्रॉप करते रहें, वो CV पूल होता रहता है। जब उनको रिक्वायर्ड होता है किसी पोजीशन पे और उस एक्सपीरियंस के साथ, तो डेफिनेटली वो आपको कॉल भी करते हैं। तो CV ड्रॉप करते रहें, लेकिन रेलिवेंट और राइट प्लेटफॉर्म से, और अपने गोल्स को सेट कर लें सबसे पहले कि आपने जाना कहाँ है। जब तक गोल सेट नहीं होंगे तब तक फिर आप जो है वो हर ही जॉब पे अप्लाई करते रहेंगे, फिर आपको ये भी याद नहीं होता कि मैंने कहाँ अप्लाई किया, कहाँ नहीं। एंड आखिर में थैंक यू हिरा, आपने बहुत अच्छी नॉलेज हमें बताई और चीज़ें बताई डिफरेंट HR के ऊपर। आई रियली अप्रिशिएट कि आप आई, अपना टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, और हमें जो है थोड़ा सा नॉलेज हमारी बढ़ाई। एंड फाइनली आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आज जो इसकी समरी मैं कर देता हूँ, हिरा से जो बात हुई मेरी, वो ये थी कि आपको कुछ बेसिक एथिक्स सीखने पड़ेंगे कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, किस तरह से जो है आपको बेहतर दिखना है, किस तरह से ग्रूमिंग होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपके। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। जॉब्स हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको राइट जॉब नहीं मिल रही, ये एक अलमिया है, ये प्रॉब्लम है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वेज जहाँ आपको अच्छी प्लेटफॉर्म्स पे जॉब मिल सके। जैसे अभी हिरा ने भी बताया कि हमारे पास लिंक्डइन आ गया है, यू हैव एवरीबडीज ईमेल एड्रेस ऑन लिंक्डइन। आप HR मैनेजर सेलेक्ट करें, उनको अपने रिज्यूमे शेयर करें, उनसे दोस्ती करें, उनको कनेक्ट करें उनके साथ, तो दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। आप जो है इंडीड पे अप्लाई कर सकते हैं, रोजी PK है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स विच यू कैन अप्लाई ऑन इट। जॉब्स हैं मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में जॉब्स ख़त्म नहीं हुई हैं। और मीनवाइल दूसरी तरफ जैसे आप लोग हैं जो देख रहे हैं, तो जो है वो आप अपनी चीज़ें सीखें। मैंने अभी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट किया कि जी एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, तो यूट्यूब इज़ देयर, वहाँ से एक्सपीरियंस लें, बताएं अपने एम्प्लॉयर को कि जी मैंने सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, और यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई सिखा नहीं रही थी तो मैंने यूट्यूब से सीख लिया, और एक्सपीरियंस है, आप टेस्ट ले लें मेरा। तो HR पर्सनल्स कैन कंसिडर इट। अभी मैंने इनसे यही पूछा। तो इसी तरह जो है कोई ना कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ जो है मैं आता रहूँगा आपके पास, आपको मुस्तफ़ीज़ करता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा कैसे चीज़ें करनी है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट शाहरुख कारोबार वाला को। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो है वो हम दोबारा हाजिर होंगे किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, और आपको मुस्तफ़ीज़ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।